नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच मानव रोग का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन डिजीज का फर्स्ट एवं सेकंड पार्ट देखा था। उसमें हम लोगों ने वायरस जनित रोग एवं जीवाणु जनित रोगों का अध्ययन किया था। आज हम लोग इस वीडियो में फंगल डिजीज एवं प्रोटोजोआ डिजीज होता है, उन दोनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग फंगल डिजीज को देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला रोग है वह दमा है, जिसको अस्थमा भी बोलते हैं। यह एक संक्रामक रोग होता है और इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग है वह फेफड़ा होता है। यह कई बार पूछा गया कि जो दमा होता है उससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो यह फेफड़ा होता है। और यह जो फेफड़े में प्रभावन देखने को मिलता है, यह एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के द्वारा फैलाया जाता है। यह कवक फेफड़ों में पहुंच करके फेफड़े में जो सूक्ष्म नलियाँ होती हैं, उन नलियों में सिकुड़न पैदा कर देता है, जिससे जो रोगी होता है वह सांस लेने में दिक्कत महसूस करता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसका जो सांस की प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है और रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम लोग गंजापन को देख लेते हैं। जो गंजापन होता है, जिसको बाल्डनेस बोलते हैं, यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक के द्वारा फैलाया जाता है। यह जो कवक होता है, यह सिर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं को प्रभावित करता है, उन कोशिकाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे जो बाल होता है वह टूटने अथवा झड़ने लगता है। और हम लोग दाद को देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में रिंग वार्म बोलते हैं। यह रोग ट्राइकोफोटान नामक कवक के द्वारा फैलाया जाता है। इसमें जो रोगी होता है उसके त्वचा में बहुत अधिक खुजली होती है, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं एवं चकत्ते पड़ जाते हैं। हम लोग खाज को देख लेते हैं, जिसको स्केबिज बोलते हैं। इस रोग का जो कारक होता है वह एक्केरस स्केबिज होता है। इस रोग में जो त्वचा होता है उस त्वचा पे खुजली होती है, और जहाँ पे खुजली होती है वहाँ पे बाद में सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। और हम लोग एथलीट फुट को देख लेते हैं। जो एथलीट फुट होता है, यह पैर में होने वाला दाद होता है और यह भी कवक के द्वारा फैलाया जाता है। यह जो एथलीट फुट होता है वह ट्राइकोफोटान नामक प्रजाति का जो कवक होता है उसी के द्वारा फैलाया जाता है। तो हम लोग प्रोटोजोआ जनित रोगों को देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रोटोजोआ से होने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है वह है मलेरिया। जो मलेरिया होता है यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। और यह जो प्लाज्मोडियम होता है यह मादा एनीफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। यानी मादा एनीफिलीज मच्छर में यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है। यही कारण है कि मादा एनीफिलीज मच्छर इन मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। और इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने किया था। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया था, तो यह रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। और जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी 4 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें जो पहला है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा है प्लाज्मोडियम आगजैली, चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरी। ये सभी मच्छरों द्वारा वहन किए जाते हैं, यानी मच्छरों द्वारा फैलाए जाते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो भारत में मलेरिया फैलाई जाती है उसमें सबसे अधिक कौन सी जो प्रजातियां हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। तो जो भारत में मलेरिया की जो 65% मामले आते हैं, यह पी वाइवेक्स यानी जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसी के सबसे अधिक रोगी पाए जाते हैं। यानी जो पी वाइवेक्स है यही सबसे अधिक भारत में प्रभावित करता है। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो मलेरिया रोग होता है इसमें कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो इसमें प्रभावित होने वाला अंग प्लिया है, जिसको स्प्लिन बोलते हैं, यह सबसे अधिक प्रभावित होता है। इस रोग के उपचार के लिए कुनैन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन, कैमाक्वीन आदि दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यह जो दवाइयाँ होती हैं, चारों दवाइयाँ, यह दवाइयाँ सिंकोना नामक पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो क्लोरोक्वीन, ये जो क्लोरोक्वीन दवा है, यह भारत के द्वारा पाकिस्तान, अमेरिका, अन्य देशों में इसका निर्यात किया गया था। क्योंकि जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस के इलाज के लिए अमेरिका जैसे देश इस हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन जो दवा है इसका वो लोग उपयोग कर रहे थे, इसलिए वो लोग भारत से इस दवा की मांग किए थे। तो हम लोग को याद करना होगा जो कि डी हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन है, या हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन दवा, यह मलेरिया के उपचार के लिए काम आता है। अब हम लोग पेचिस को देख लेते हैं, जिसको डायसेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में। यह जो पेचिस होता है यह एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। और यह जो प्रोटोजोआ होता है यह बड़ी आंत के अगले हिस्से में पाया जाता है। और इससे ग्रसित जो रोगी होता है उसको बार बार दस्त के साथ खून आता है। इसके उपचार के लिए रोगी को एंट्रीकोनाल, आयरोफार्म, मेक्साफार्म आदि दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। तो हम लोग काला जार को देख लेते हैं। जो काला जार होता है यह लिस्मैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है।
और इसका जो वाहक होता है वह बालू मक्खी सैंडी फ्लाई होता है। यह एग्जाम में पूछा गया है कि जो काला जो जार होता है यह किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो यह बालू मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है, इसका यही वाहक होता है। और हम लोग पायरिया को देख लेते हैं। जो पायरिया होता है इसमें सबसे अधिक प्रभावित जो अंग होता है वह होता है मसूड़ा। मसूड़ा सबसे अधिक प्रभावित होता है। यह जो रोग पाया जाता है यह एंट अमीबा पिंजिवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण पाया जाता है। इसके उपचार के लिए रोगी को विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए और भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ भी लेना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां हो गया, गन्ना हो गया, फल हो गया, यह सब चीज़ें अत्यधिक लेना चाहिए। यह एग्जाम में पूछा गया था कि जो पायरिया होता है उसके लिए कौन सा विटामिन सबसे अधिक उत्तरदायी होता है, तो इसके लिए विटामिन सी सबसे अधिक उत्तरदायी होता है। अगर रोगी के अंदर विटामिन सी की कमी पाई जाएगी तो उसके अंदर पायरिया रोग हो सकता है। अब हम लोग निद्रा रोग को देख लेते हैं, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। यह रोग जो होता है यह ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि जो स्लीपिंग सिकनेस होता है यह किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो यह ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और यह प्रोटोजोआ जो होता है यह सीसी मक्खी में पाया जाता है। यह भी पूछा गया है कि जो ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ पाया जाता है वह किस मक्खियों में पाया जाता है, तो यह सीसी मक्खियों में पाया जाता है। और हम लोग कुछ आनुवंशिक रोगों को देख लेते हैं। इसमें जो वर्णांधता होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, यह जो होता है इसमें जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको लाल एवं हरे रंग को पहचानने में दिक्कत होती है, यानी उसके अंदर जो लाल एवं हरे रंग की पहचान की क्षमता होती है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और इसमें जो मुख्य रूप से प्रभावी होता है वह पुरुष होता है, क्योंकि यह जो वर्णांधता पाया जाता है ज़्यादातर पुरुषों में ही पाया जाता है। जो महिलाएं होती हैं यह इसका वाहक का कार्य करती हैं, यानी इसको पहुंचाने का कार्य करती हैं। अब हम लोग हीमोफीलिया को देख लेते हैं। जो हीमोफीलिया होता है यह स्त्रियों के द्वारा फैलाया जाता है, यानी स्त्रियां इसको इसमें वाहक का कार्य करती हैं। और इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है यानी हीमोफीलिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण उस व्यक्ति में अगर चोट लग जाता है या उस व्यक्ति को कहीं चोट लग जाता है तो फिर उसके शरीर से लगातार रक्तस्राव होता रहता है, यानी रक्त निकलता रहता है और वह रक्त उसमें थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण रक्त रुक नहीं पाता है और लगातार निकलता है, जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो प्रोटोजोआ और फंगल डिजीज जितने थे उनका हम लोग अध्ययन कर लिए। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।